हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया एक न्यू चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो कि फर्स्ट चैप्टर है ट्वेल्थ क्लास का वो नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि जैसे काइनेमेटिक्स वाला पार्ट रिलेटेड होता है रोटेशन वाले एंगुलर टर्म से, वैसे ही यहाँ पर सारी चीजें इलेक्ट्रिक वाले पार्ट से रिलेट होंगी। क्यों? क्योंकि एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। वैसे ही यहाँ पर नॉर्थ पर होता है प्लस एम, जिसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, और साउथ पर होता है माइनस एम। अब जब इसकी एनालॉगी ऐसी है तो सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चन, सब कुछ सेम होगा, बस छोटे छोटे चेंजेस होंगे। तो अगर ये चैप्टर पढ़ने आ गए हैं ये सोच के कि छोटा सा चैप्टर है, कर लेंगे बिना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़े, तो आपको तकलीफ हो सकती है ये चैप्टर करने में। अब देखो, हमको मैग्नेटिक डाइपोल बताना है। अगर इसका मैग्नेटिक डाइपोल एम है, इसका भी एम है। अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक डाइपोल को तो एम से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को किससे डिनोट करते थे? पी से। पी क्या होता था? पी मेरा होता था सिंपली क्यू इंटू, अगर दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2a है तो 2a। वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल जो होती है वो हमारी होती है क्यू की जगह पर हम रखेंगे मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ इंटू, अगर यहाँ पर भी आपको डिस्टेंस 2a लेनी है तो आप ले सकते हैं, एल लेनी है तो एल ले सकते हैं, डिस्टेंस तो डिस्टेंस है भाई। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो इसकी डायरेक्शन तो इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। ये एंगल थीटा मत मान लेना वरना आप गलती कर बैठेंगे। तो ऐसे ये है, ऐसे ये है। अब ये तो पूरा 180 हो गई तो सीधी लाइन है। अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड m है, इसका m है, दोनों 120 पर हैं, तो क्या हम नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, या नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं, सिंपली m। ओ, ये कैसे लिख दिया? तो ध्यान करो, जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे तब हमने क्या सीखा था? बता दूं? पूरा बता दूं? चलो फटाफट से बता देता हूँ, आपकी यादें थोड़ी सी ताजा हो जाएंगी। जब दो वेक्टर, लेट सपोज इनके बीच एंगल थीटा है, इसका भी मैग्नीट्यूड ए है, इसका भी ए है, दोनों की लेंथ, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ये मान लो, बस इतना, और ये एंगल थीटा पर है, तो इनका एडिशन अगर 0 डिग्री पर करना हो, 60 पर करना हो, 90 पर करना हो, 120 पर करना हो, 180 पर करना हो, तो क्या हमने इनका एडिशन जो सीखा था, रिजल्टेंट जो नॉर्मली कॉस वॉस थीटा लगा के आता है, वो जब इक्वल वेक्टर हो जाते हैं तो वो हो जाता है 2a कॉस थीटा बाई 2। इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखेंगे तो 0 पर एडिशन, वेक्टर का जो एडिशन होगा वो 2a होगा। 60 डिग्री पर √3 टाइम्स a होता था, 90 डिग्री पर √2 टाइम्स a होता था, 120 डिग्री पर वेक्टर का जादू होता है। वैसे तो 2 + 2 4 होता है, लेकिन 2 + 2 = 2 120 डिग्री पर ऐसा जादू होता था। वेक्टर में हमने ये चीज सीखी है, अगर आप सर से पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तब भी मैंने मोशन इन 1D, मोशन इन 2D में भर भर के ये बातें बताई है। अब 120 डिग्री पर सिंपली r बराबर a हो जाता है, मतलब 2 + 2 4 नहीं, 2 + 2 = 2, और 180 डिग्री पर सिंपली भाई 0। और इसी का रेप्लिका अगर मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन करूं तो रेप्लिका मतलब ये वाला 0 यहाँ, ये वाला a 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर एज इट इज, √3 120 पर, 2a 180 डिग्री पर, रिजल्टेंट वेक्टर जब हमको करना होगा सब्ट्रैक्शन वेक्टर का तब। अब यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन करना नहीं है, यहाँ पर तो हमको नेट बताना है। अब आप बोलेंगे नेट बताना है तो सब्ट्रैक्शन होगा कि एडिशन, क्या करेंगे? कुछ ना पता हो एडिशन कर दो, सिंपल। हम सब्ट्रैक्शन कहाँ करते थे? रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस में, याद करो। हाँ याद आया? आई होप याद आ गया होगा। तो 120 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिंपली m आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखो, इसमें भी मुझे वही सेम चीज करनी है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो अब मेरा जो एंगल है वो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, और टेल से टेल मिलता है तब वहां पर हम एंगल लेते हैं। तो ये तो मेरा 60 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पर m नेट जो होगा वो मेरा √3 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा। कैसे? ये देखो, ये ध्यान से देखो, दो वेक्टर का एडिशन 60 डिग्री पर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो, मतलब इक्वल वैल्यू के हो, तो ऐसा होता है। अब विच वन द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज नेट डाइपोल मोमेंट, हाईएस्ट नेट डाइपोल मोमेंट?
अब एक बात बताओ, 90 डिग्री पर तो अभी अभी हमने सीखा, देखो साउथ से नॉर्थ मतलब 90 डिग्री पर है, तो ये √2 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा। अब इसमें देखो साउथ से नॉर्थ एंटी पैरेलल हो गया, तो यहाँ पर तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। अब 60 डिग्री पर देखते हैं, ये देखो साउथ से नॉर्थ, तो यहाँ पर एंगल कितना है 60 है, तो 60 डिग्री पर √3 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा। अब बचता है मेरा, ये तो होगा नहीं, ये तो छोटा है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होगी आपको, कैसे? ऐसे कि ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, तो चुटकी बजा के एक काम कर सकते हैं आप, क्या? r = 2m cos θ/2 लिख दो। अब साइन 15 की वैल्यू भी तो आपको नहीं पता होगी, कोई बात नहीं, फिर से आ जाते हैं ऊपर। क्या जब मैं यहाँ पर एंगल कम कर रहा हूँ तो वैल्यूज देखो बढ़ रही है, पहले 0 थी बड़े एंगल पर, फिर a हुई, फिर √2 टाइम्स a हुई, √3 टाइम्स, मतलब 60 और 0 के बीच में ही 30 आएगा, और 30 में इससे तो बड़ी ही वैल्यू होगी और इससे छोटी होगी। आई होप आप समझ गए होंगे अब कि मेरा ये वाला आंसर ना जाके ये क्यों जाएगा, तो थर्ड वाला मेरा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, हमको मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है ईच मैग्नेट का, अगर m है तो कैसे बताएंगे? अच्छा एक बात बताओ, ये मेरा साउथ से नॉर्थ, ये मेरा साउथ से नॉर्थ, ये मेरा साउथ से नॉर्थ, तो क्या मैं इसी डायग्राम को ऐसे बना सकता हूँ? रुको 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 रुको, ऐसे बना सकता हूँ, ये वाला साउथ से नॉर्थ, ये वाला भी साउथ से नॉर्थ, तो मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे बना सकता हूँ, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और इसको ऐसे। हाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं। एंगल हमको क्वेश्चन में दे दिया है इनके बीच का, कितना कितना, ये 135 है, ये भी 135 है, ये 90 है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 90 था तो ये मेरा 90 हो जाएगा। अब ये m है, ये भी m है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? ये सिंपली √2m आ जाएगा, और ये √2m बराबर होगा, किसके बराबर होगा? इस वाले m के, ये जो यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो अब कैसे नेट करेंगे? सिंपली भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आप चाहे इससे ये करो, चाहे उससे वो करो, कोई दिक्कत नहीं, हम बड़े वाले से करते हैं, आप छोटे वाले से भी कर सकते हैं। तो ये मेरा m नेट आ जाएगा। आगे चलेंगे। अब देखो बार मैग्नेट क्या होता है, जो आपने मैग्नेट देखा होगा ना, वो जो रेडियो वेडियो में लगता है, उसी को बार मैग्नेट बोलते हैं। अब अगर हम किसी बार मैग्नेट को ऐसे सीधा लेंथ है, फिर मैं उसको ऐसे मोड़ के कर दूं, तो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट मेरा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? नया डाइपोल मोमेंट पुराने डाइपोल मोमेंट का sin θ/2 डिवाइडेड बाय θ/2 ऐसा हो जाता है। क्या आपको ये फॉर्मूला देख के सर्कुलर मोशन याद आया? आई होप याद आया होगा। अब कितने एंगल पे मोड़ के रखा भाई? 60 डिग्री पर, बस सिंपल है। अब 60 डिग्री की वैल्यू रख दो, रेडियन में काम हो जाएगा। तो m इंटू 60 को क्या लिखते हैं हम लोग? साइन π/3 लिखते हैं, और एक 2 नीचे ऑलरेडी है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? π/3, एक 2 नीचे ऑलरेडी है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? मतलब हम साइन 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये π/6 हो जाएगा, मतलब ये m साइन 30 हो जाएगा। कितना? साइन 30 डिवाइडेड बाई π/6। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, और नीचे कितना है? π/6। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये वाला 2 जो है ये π/6 है, ये वाला 2 नीचे है तो नीचे भाग जाएगा, तो m डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 6, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, तो ये 3 नीचे जो आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 3m डिवाइडेड बाई पाई, ये मेरा आंसर आ जाएगा, 3m डिवाइडेड बाई पाई वाला। आगे चलेंगे। 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट हैं जिनका लेंथ l है, पोल स्ट्रेंथ m है, उनको राइट एंगल पर रखा गया विथ नॉर्थ पोल टू 1 टचिंग अदर साउथ पोल। इसका मतलब समझे, ये मेरा ऐसा है, ये मेरा ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा इसका साउथ है, और ये मेरा इसका नॉर्थ है, ये मेरा इसका साउथ है। नॉर्थ पोल 1 टचिंग टू साउथ पोल ऑफ अदर, इसका नॉर्थ इसके साउथ को टच कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की कहाँ होगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो यहां से इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं
कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट m है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहो या मैग्नेटिक मोमेंट कह लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका रिजल्टेंट 90 डिग्री पर बच्चे को मालूम है भाई √2m हो जाएगी। अब m क्या होता है आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे डाइपोल इज इक्वल टू q इंटू एल होता था, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इंटू एल हो जाएगा। तो मैं कैपिटल m की जगह पर लिख दूंगा स्मॉल m इंटू एल। कैपिटल m और स्मॉल m में कंफ्यूज मत होना, कैपिटल M मतलब डाइपोल मोमेंट, स्मॉल m मतलब पोल स्ट्रेंथ। बस आगे चलेंगे। अब देखो भाई, अब सोलिनॉइड घुसा दिया साला इसने, कोई दिक्कत नहीं भाई, जब आप पढ़े हो तो सोलिनॉइड लाए चाहे टोरॉइड लाए। सोलिनॉइड है जिसकी लेंथ दे दी हमको, दे दी लेंथ, रेडियस दे दिया, नंबर ऑफ टर्न दे दिया, वो कैरी कर रहा है, करंट दे दिया। तो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू बताओ। अच्छा मुझे तो सिर्फ कैपिटल M बराबर स्मॉल m पता है, लेकिन कैपिटल M का एक और फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा था, NIA। सही सही बताना, क्या नहीं पढ़ा था? दिल पर हाथ रखना, पिछले चैप्टर में मैंने कराया था, लिखा भी था कि मैंने बोला था इस NIA को याद रख लेना, काम आएगा आगे। अब तो एक काम करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर है, तो हम लिख देंगे ML इज इक्वल टू NIA। अब मुझे पोल स्ट्रेंथ ही तो चाहिए, पोल स्ट्रेंथ ही तो चाहिए ईच पोल की, तो NIA डिवाइडेड बाई L कर देंगे। अब सारी वैल्यूज एक एक करके जब हम इसमें रखेंगे तो नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 200 हैं, तो 200 लिखेंगे। करंट कितना जा रहा है, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर लिखेंगे। और मेरा एरिया कितना है, सर्कुलर बनेगा लूप, क्योंकि सोलेनॉइड है, तो वो हो जाएगा सिंपली पाई आर का स्क्वायर। आर कितना है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को हम लोग 10⁻² मीटर लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब डिवाइड कर देंगे हम लेंथ से, लेंथ कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻1 मीटर हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला ये, नीचे वाला ये, तो ये ऊपर वाला तो 2000 बन जाएगा, इंटू पाई इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻4। ये -4 ऊपर जाएगा तो इसको +1 करेगा तो ये बन जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। 10⁻3 से 3 जीरो खाएगा तो मेरा सिंपली 2 पाई आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, 2 पाई अमीटर, AM मतलब अमीटर, एम्पियर मीटर आंसर आ जाएगा, यूनिट है इसका। अब बार मैग्नेट है, अब जो मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं ना उसी को बार मैग्नेट बोलते हैं। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हम बार मैग्नेट को 2 तरीके से काट सकते हैं। कैसे? एक हम काटेंगे ऐसे, ये मेरी कैंची हो गई, और एक हम काट सकते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू लेंथ, या फिर अलोंग लेंथ इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू लेंथ, इसको बोलते हैं अलोंग लेंथ, इसको बोलते हैं मिड से काटना, इसको बोलते हैं अलोंग द लेंथ काटना। तो जो अलोंग द लेंथ काटते हैं ना वो अच्छा होता है, साला दोनों चीज को हाफ कर देता है। दोनों मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को भी आधा कर देता है, सॉरी पोल स्ट्रेंथ को भी आधा कर देता है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को भी आधा कर देता है। तो आप इसको रट लीजिए कि अलोंग द लेंथ काटेंगे तो दोनों चीजें आधी होंगी। कौन कौन सी दोनों? पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक डाइपोल। लेकिन जब इसके अलोंग काटेंगे तो ये ऐसे 2 मैग्नेट बन जाएगा, तो यहाँ पर नॉर्थ रहा होगा, यहाँ पर साउथ, तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे ही ये अलग होगा यहाँ पर फिर से ये क्या बना लेगा, नॉर्थ है तो साउथ, साउथ है तो नॉर्थ। तो मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ सेम रहेगी, वो नहीं चेंज होगी, तो M डैश M के बराबर ही होगा। लेकिन नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो मेरा चेंज होके हाफ हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगर N इक्वल पार्ट में काटा तो मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ हो जाएगी M डिवाइडेड बाई N, और पोल स्ट्रेंथ अब भी सेम रहेगी। इसमें क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ अगर N इक्वल पार्ट में काटा तो M डिवाइडेड बाई N हो जाएगी, और मैग्नेटिक डाइपोल कैपिटल M डिवाइडेड बाई N अगर N इक्वल पार्ट्स में कटा है तो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक नीडल है जिसको बार मैग्नेट भी बोला जाता है, ये जो बनाया था ना ये बार मैग्नेट था, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट N है, पोल स्ट्रेंथ M है, उसको 2 पार्ट में ब्रोक किया मिड पॉइंट से, मतलब देख रहे हो यहाँ से तोड़ा। तो यहाँ से तोड़ने पर क्या होता है, अभी बताया कि पोल स्ट्रेंथ सेम रहती है लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट आधी हो जाएगी। तो देखो पोल स्ट्रेंथ इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, और मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो आधी हो जाएगी, तो थर्ड वाला मेरा आंसर चला जाएगा।
अब आगे चलते हैं। इसमें क्या किया भाई, इसमें टू इक्वल पार्ट में अलोंग द लेंथ कट किया, मतलब ऐसा कट किया। भाई नीट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चंस जब मैं ये चैप्टर नहीं पढ़ा था तो नहीं कर पाता था, जबकि इतने सिंपल हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें हाफ हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट ही पूछा है तो सिंपली हाफ लगा देंगे। अब आगे चलेंगे। स्टील वायर है जिसकी लेंथ L है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट M है, इसको बेंड किया सेमी सर्कल में बेंड किया, तो थीटा कितना होगा 180, ऐसे बेंड किया। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो ये तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि यम डैश जो होगा यम इंटू साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो m को m ही लिखो, साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन 90 की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, और नीचे थीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। अरे भाई 180 रखोगे, पाई रखोगे, नीचे 2 ही है, 180 को पाई ही बोलते हैं, और यहाँ पर पाई रखोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर देखो 1 रख दिया, इसको ऐसे कर दिया। अब ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2m बाई पाई मेरा आंसर हो जाएगा। तो 2m बाई पाई मतलब ये वाला आंसर। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा नहीं, इत्तू सा। कैसे? अब हमने पढ़ा था कि जो फोर्स लगती है, जो मेरी फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में F इज इक्वल टू क्यू ई होती है, बट मैग्नेटिक फील्ड में वो हो जाती है यम इंटू बी। यम क्या है? पोल स्ट्रेंथ, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, क्यू क्या है? चार्ज, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स जो होगी वो एम बी होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट एम प्लेस्ड राइट एंगल टू मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, इससे इस बार मैग्नेट को 90 डिग्री पर रखा, तो ये फोर्स कुछ एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स होगी मेरी यम इंटू बी। द लेंथ ऑफ मैग्नेटिक, तो इसकी लेंथ बतानी है कितनी होगी। तो सिंपल है भाई, ये चीज हमको पता है, इतनी फोर्स लगेगी। F इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों साइड उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। तो क्या मैं अभी अभी ऊपर बताया था कि यम इंटू यल क्या होता है? कैपिटल एम को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये कैपिटल एम बी हो जाएगा यल इंटू एफ, और यहाँ से एल की वैल्यू हो जाएगी एम बी बाई एफ। डायमेंशनली आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एम बी बाई एफ। आगे चलेंगे। अब देखो इस सवाल में भी अब एनालॉगी का मेन गेम तो अब चालू होगा। कैसे? दो पॉइंट है, परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ स्मॉल बार मैग्नेट के सिचुएटेड है। मतलब कि वो जो दोनों पॉइंट हैं वो कैसे सिचुएटेड हैं। रुको मैं डायग्राम देख लूँ, मुझे खुद नहीं याद कि एग्जैक्टली डायग्राम कैसे था। ऐसा था, अच्छा ये मेरा बार मैग्नेट है, इसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट x है एंड 3x फ्रॉम अपोजिट, तो ये वाला डिस्टेंस 3x पे है एक पॉइंट। तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ ए और बी पर। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो मुझे सिर्फ एक बात बताना, ये कैसा फील्ड है, इक्वेटोरियल है या एक्सियल है। तो सबको पता है भाई ये एक्सियल होता है, ये इक्वेटोरियल होता है। तो क्या हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर पढ़ा था तो इक्वेटोरियल पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी, कितनी लिखी थी बताओ? पी के पी लिख लेते हैं, के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहाँ पर इस के की वैल्यू हो जाती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये मेरी इक्वेटोरियल पर वैल्यू होती थी। वैसे ही सेम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू होगी, वो कितनी होगी? बी इक्वेटोरियल, सिंपली के पी की जगह पर एम आ जाएगा, नीचे आर क्यूब एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर के की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। समझ में आया? आ गया होगा आई होप। देखो कितना सिमिलैरिटी है, आपको समझ में आ रही होगी चीज अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में की थी। अब तो एक चीज समझ में आई कि के एम की वैल्यू से तो हमारा काम नहीं है, हमको सिर्फ डिस्टेंस दिया है, एक में 3x है, एक में x है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ए की वजह से लिखूं, फिर मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से लिखूं, तो ये हो जाएगा आर ऑफ ए, इनवर्स रिलेशन है, तो ऊपर तो मेरा बी आएगा का क्यूब, नीचे आर ए का क्यूब। तो बी कितना है भाई? 3x है, तो 3x का क्यूब डिवाइडेड बाई x का क्यूब। तो हम कह सकते हैं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 x का क्यूब डिवाइडेड बाई x का क्यूब, x के क्यूब से x का क्यूब कट जाएगा, तो 27:1 मेरा आंसर आ जाएगा। ये देखो ये वाला। अब आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, ये मेरा बार मैग्नेट है, जैसे ये चार्ज है, जैसे ये बार मैग्नेट को आप चार्ज समझो, आपको ज़्यादा एनालॉगी मिल जाएगी। तो बताओ ये इक्वेटोरियल पर है या एक्सियल पर है? भाई अगर इस लाइन पर होता तब ये एक्सियल पर होता, ये तो इस लाइन पर है तो ये इक्वेटोरियल पर हो गया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो इस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा।
तो ऐसा होने पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, तो इसीलिए ये इस साइड आया। अब ये मैग्नेट भी उसी पोलैरिटी में रखा है तो इस साइड आएगा, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। मुझे क्या बताना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर बताना है। तो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके जैसा होगा, इक्वेटर जैसा, जैसे इक्वेटर पर लिखते हैं। तो अभी अभी ऊपर बताया था, इक्वेटर पर अगर मैं लिखूं एक को B1 एक को B2, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा के पी, पी नहीं होता यहाँ पर m होता है, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहाँ पर भी हो जाएगा के एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो मैं बी नेट को सिंपली ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 2m डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो एक काम करो, k की वैल्यू को लिख दो, क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m डिवाइडेड बाई आर क्यूब की जगह पर यहाँ पर d दिया है तो हम d क्यूब रख देंगे। क्या अब मेरा आंसर मैच हो रहा है? कौन सी वाले ऑप्शन से मैच हो रहा है? देखो जरा, इस वाले ऑप्शन से। तो फर्स्ट वाला आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा, यहाँ पर जो फील्ड आएगी इसकी वजह से वो मेरी आएगी, यहाँ पर जो फील्ड आएगी इसकी वजह से वो मेरी आएगी एक्सियल की वजह से, और इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो इक्वेटोरियल की वजह से। तो यहाँ पर फील्ड मैं कह दूंगा ये बी ए हो जाए इसकी वजह से, और ये वाली फील्ड बी ए बी बी हो जाए, ये पॉइंट बी है इसकी वजह से। तो ये जो है वो इक्वेटोरियल की तरह यहाँ पर आंसर आएगा, यहाँ पर एक्सियल की तरह। दोनों 90 डिग्री पर हैं तो सिंपली वेक्टर मेथड से जोड़ देंगे। अब इक्वेटोरियल वाला तो हमने अभी अभी लिखा था, केपी नहीं, के एम डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस का क्यूब, और के की वैल्यू जैसे जरूरत पड़ेगी हम लिख लेंगे। अब दूसरी बात कि हमको एक और चीज देखनी है, एक्सियल लाइन पर क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो उस दिन को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था एक्सियल लाइन पर 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और जब हम इसको k बोल देंगे तो ये हो जाता था k इंटू 2p डिवाइडेड बाई आर क्यूब। वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पर होगा वो हो जाएगा कैसा, सेम इसके जैसा, k इंटू 2m डिवाइडेड बाई डी क्यूब। बस अब जहां पर जरूरत होगी, दोनों को 90 डिग्री पर हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो बी नेट मेरा हो जाएगा 90 डिग्री पर। हम कैसे ऐड करते हैं भाई, ऐसे वेक्टर मेथड से, जैसा कि आपको स्टार्टिंग के 11th के बेसिक में ये चीज सीखना होता है। तो इसकी वैल्यू में सिमिलर क्या क्या है भाई, के डी क्यूब तो सिमिलर है, तो एक काम करो के और डी क्यूब को बाहर निकाल लो, एम में ही फर्क है, एक का m 2m है और एक का m सिंपली m है, तो इसका होल स्क्वायर करके क्यूब करेंगे तो m ये हो जाएगा 5m स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट को खा जाएगा तो सिर्फ m के ऊपर के रूट को खाएगा। यहाँ पर भी कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, तो अब मैं ऐसा लिख देता हूँ, तो ये m बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा km डिवाइडेड बाई डी क्यूब इंटू रूट 5, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे ऐसा आंसर है ही नहीं, तो k की वैल्यू रख दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m डिवाइडेड बाई डी क्यूब मल्टीप्लाई बाई रूट 5। तो ऐसा कौन सा आंसर है, ऐसा एक ही आंसर है, ये वाला। क्या मिसिंग है, ऑप्शन में थोड़ी सी चीजें मिसिंग है, मैं करेक्ट कर दूंगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट हैं, रहने दो भाई, हमको क्या, उन दोनों को 120 डिग्री पर रख दो, हमको क्या, मैग्नेटिक मोमेंट दोनों की m है, इसकी भी m है इसकी भी m है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर मैं एक बार सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में सोचूं तो 180 डिग्री पर 120 डिग्री पर ये m है ये m है, तो दोनों 120 डिग्री पर तो जादू होता है, 2 + 2 4 नहीं, 2 + 2 2 हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा m नेट है वो सिंपली m आ जाएगा। आ गया। अब क्या करें, मुझे बताना है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, ये कैसे बताएंगे, सोचो जरा, सोच लिए। अब मैं बताता हूँ, देखो ये वाले पॉइंट पर हम क्या करेंगे, m नेट तो हम निकाल लिए हैं, तो हम सिंपली लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी के इंटू, ये कैसा पॉइंट दिख रहा है, एक्सियल पे भी नहीं है, इक्वेटर पे भी नहीं है, तो क्या सोच के लिखेंगे बताओ। कहाँ पे पहुंचे थे यार हम, एक मिनट, हम यहाँ पर पहुंच गए थे कि हमने m नेट की डायरेक्शन, m नेट की वैल्यू निकाल ली थी। m नेट हमारा सिंपली m के बराबर आया था। अगर ये 120 है तो m नेट इसके बीच में ही आएगा, मतलब इसी पॉइंट पर आएगा, ठीक है। अब आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ये दो मैग्नेट है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो अगर इस मैग्नेट के साउथ से नॉर्थ की तरफ m की डायरेक्शन होती है
मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एग्जैक्टली 180 डिग्री पर होती है। मतलब मुझे एक्चुअल में जानना ये है, इसमें दिलचस्पी है कि ये पॉइंट अगर मैं एक दोनों को मिला के एक नेट मैग्नेट लूँ तो उसके परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। तो अगर मैं इन दोनों मैग्नेट को हटा के एक मैग्नेट रखूँ तो वो मैग्नेट कुछ ऐसा होगा, जैसे मान लो ये है ही नहीं, और वहाँ पर नॉर्थ कहाँ पर होगा, साउथ कहाँ पर होगा, यहाँ पर साउथ होगा, यहाँ पर मेरा नॉर्थ होगा। तो यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बार बार मैं मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि इस मैग्नेट के एक्सियल लाइन पर हमको मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। अब एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको तो अच्छे से याद होगी, k इंटू 2m नेट डिवाइडेड बाई डी क्यूब हो जाएगा। अब तो ये हो जाएगा k इंटू 2 इंटू एम नेट की वैल्यू कितनी थी, सिंपली m थी, डिवाइडेड बाई डी क्यूब। अब k की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमको k के फॉर्म में आंसर है, तो k की वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू एम डिवाइडेड बाई डी क्यूब। ऐसा जरूर कोई एक ऑप्शन मैच कर रहा होगा। ध्यान से देखते हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड। तब तक के लिए ओके बाय, मिलेंगे जल्दी अगले क्लास में और लास्ट क्लास में इस चैप्टर के, क्योंकि छोटू सा चैप्टर है। हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया लास्ट क्लास में मैग्नेटिज्म एंड मैटर के, जिसमें जो भी क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे। हमारे क्लास की फ्रिक्वेंसी डे बाय डे डाउन होगी, ट्राई करूंगा फिर भी पर डे 3 क्लास में अपलोड कर दूं। मैं अपना मैक्सिमम ट्राई करूंगा, इसमें जो भी हो पाए। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सही सही बताऊं, लास्ट 3 मंथ से सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहा था, सिर्फ फिजिक्स। मैंने केम और बायो रिवाइज नहीं की। अब मैं केम और बायो इस मंथ में सोचा हूँ बायो को खत्म करूंगा, 20 दिन में खत्म कर लूंगा, मुझे पता है, विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। किससे, मिस्टर बायोलॉजी से। तो आपने अगर मिस्टर बायोलॉजी नहीं देखा कि कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या क्या बन सकता है, किस लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं एनसीईआरटी के, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मिस्टर बायोलॉजी के पीडीएफ मैंने सैंपल के थ्रू डाला हुआ है कि ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करेंगे भाई हम अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, एक आयरन बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ एल है। तो लेंथ एल है तो मैं क्या करूं, लेंथ एल है, मैग्नेटिक मूवमेंट एम है, उसको बेंड किया मिडल से, ऐसे बेंड किया कि वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो क्या बेंड करने पर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का जो फॉर्मूला हमने कल सीखा था वो था m डैश इज इक्वल टू m इंटू साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। यहाँ पर थीटा कितना दिया है, ध्यान से बताओ, 60 डिग्री। जब थीटा 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाई 3 रेडियन में। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे साइन पाई बाई 3 और 1 2 तो मल्टीप्लाई में है, नीचे भी यही करेंगे, पाई बाई 3 और 1 2 तो मल्टीप्लाई में है पहले से ही। अब ये हो जाएगा m इंटू पाई बाई, सॉरी साइन तो मैंने गायब भी कर दिया जिसको गायब नहीं करना था, साइन पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, 60, एक सेकेंड, हाँ, पाई बाई 3 को हाफ करेंगे तो पाई बाई 6 आएगा। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 6। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 चला जाएगा ऊपर, तो आंसर हो जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 3 पाई नहीं 3m। 3 ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर चला गया, m हो गया, नीचे क्या बचा, पाई। तो 3m बाई पाई मेरा आंसर होना चाहिए, बट ऐसा आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किए हैं पता है, उसी मैग्नेट को हम ऐसे ट्विस्ट किए हैं। तो जब ये आधा एक अलग हो जाएगा, आधा एक अलग हो जाएगा, तो उससे क्या मतलब, उसका ये मतलब कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट m/2 होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m/2 होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब ये मैग्नेट ऐसा रहा होगा तो ये रहा होगा साउथ, ये रहा होगा नॉर्थ। जब इसको हम मोड़ेंगे, ऐसे मोड़े हम, तो ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ। तो मोनोपोल तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर ये बना लेगा नॉर्थ, ये बना लेगा साउथ। और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये इधर, ये इधर। अब इसके बीच एंगल मेरा 60 है। इसका क्या मतलब, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ये एंगल 60 दिया है, तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा, ये लाइन जो है वो स्ट्रेट होगी, ये स्ट्रेट होगी, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। और 120 डिग्री पर क्या होता है, जादू, वेक्टर का जादू, जहां पर 2 + 2 4 नहीं, 2 + 2 2 हो जाता है, इसीलिए m डैश भी मेरा m/2 हो जाएगा। तो अगर आपने इस कंसेप्ट से किया था तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, हालांकि वैसा ऑप्शन भी नहीं था। अब आगे चलेंगे।
अब ये क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं, ये जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है नॉर्थ, एक जगह साउथ एक जगह नॉर्थ। तो नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलकर साउथ में आती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में आती है। अब किसी को ये भी जानने में दिक्कत होगी कि क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर प्लस स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पर माइनस एम, प्लस क्यू से चार्ज से बाहर निकलती हैं लाइंस। अब कोई बोलेगा भाई नॉर्थ पे प्लस एम होता है कि माइनस, मुझे पता ही नहीं, तो आप कैसे याद रखेंगे? क्या आपने जब छोटे थे एक स्टोरी सुनी थी, ध्रुव स्टार की स्टोरी? तो ध्रुव स्टार जो है वो नॉर्थ में होता है, जो स्टार होते हैं ना स्टार, वो एक स्पेशल स्टार है जिसका नाम है ध्रुव, वो नॉर्थ में होता है। तो नॉर्थ में होता है और वो बहुत अच्छा आदमी था या अच्छा लड़का था कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो आप अब प्लस एम को नॉर्थ से कभी भूलेंगे नहीं अगर आप ये बात याद रखेंगे। मैग्नेट के बाहर तो ऐसा होता है, अंदर क्या होता है, अंदर तो ये साउथ वाला नॉर्थ के पास जाता है और ऐसे गोल सी एक लूप बन जाती है, ठीक है। तब टोटल मैग्नेटिक क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए कौन सी बात सही है? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस ऑलवेज जीरो। मतलब ये कि ये क्लोज सरफेस के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमेशा जीरो होगा। जितना घुसा इसमें, इस सरफेस में या फिर इस मैग्नेट में जितना घुसा उतना तो निकल गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, ये देखो, ये कब दिख रहा है? हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था इलेक्ट्रिक चैप्टर में, जितना इस फील्ड के अंदर लाइन जाएंगी वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन घुस के अगर ये इस साइड से निकल गया तब मेरा फ्लक्स जीरो हो जाता है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज सरफेस से जो लिंक होता है वो जीरो होता है, वो सही बात है। दे नीड नॉट बी परपेंडिकुलर सरफेस फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट एंड वेयर दे मीट। ऐसा जरूरी नहीं है जहां से निकले वो परपेंडिकुलर हो सरफेस का, ऐसा इसमें होता है भाई। अब दे मे नॉट पास थ्रू कंडक्टर, ये कंडक्टर के थ्रू पास भी कर सकती है, नहीं भी पास कर सकती हैं, चारों बातें सही है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आगे चलेंगे। अब एक शॉर्ट मैग्नेट है जिसकी मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट देती है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, जिस फील्ड में है उसकी स्ट्रेंथ दे दी। मैग्नेट इज स्टेबल, अब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब आपको ये पता होना चाहिए वर्क पावर से कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये चीज़ हम कहाँ सीखते हैं? वर्क पावर वाले चैप्टर में उसका यूज होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भाई? U इजिक्वल टू माइनस बी, और यहाँ पर माइनस डायरेक्शन नहीं, स्केलर है एनर्जी, वो कम वैल्यू को बताता है। ये बात भी हम वर्क पावर में सीखे थे कि माइनस पोटेंशियल एनर्जी में डायरेक्शन नहीं बताता, वो कम को बताता है। तो m की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.4, b की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी है 0.16। तो सिंपली भाई 16 चौके 64 मतलब 0.04 माइनस में मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला मेरा सही आंसर होगा। माइनस क्यों हुआ, प्लस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर हम प्लस करते तो प्लस 0.064 बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होना पड़ेगा, और ये कम है, ये ज़्यादा है, समझे? आगे चलेंगे। दो बार मैग्नेट्स हैं, उनको एक लाइन पर प्लेस किया डी डिस्टेंस से, ईच मैग्नेट के बीच की लेंथ नेग्लेजिबल है कंपेयर टू डी, तो फोर्स बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब ये चीज़ हम इलेक्ट्रिक में भी सीखे हैं, क्या? दो चार्ज के बीच की फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, या दो पॉइंट के बीच की फोर्स, और डाइपोल और पॉइंट के बीच की फोर्स जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होती है, और डाइपोल के बीच की फोर्स जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होती है। ये बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में भी सीखे थे। जैसे कि हम जानते हैं कि मैग्नेट भी डाइपोल जैसा होता है, तो यहाँ पर कौन सा वाला चीज़ अप्लाई होगा? ये वाला चीज़ अप्लाई होगा आई थिंक पर्सनली, क्योंकि ये दोनों डाइपोल जैसे हैं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। सर भी उंगली दिखा रहे हैं उसी क्वेश्चन को। अब इसमें तो मैंने सॉल्यूशन मिटाया ही नहीं, मिटा देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस सॉल्यूशन सहित कर लेने चाहिए। मैग्नेटिक नीडल है वो लाई कर रही है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक नीडल का मतलब होता है बार मैग्नेट, पिछले लेक्चर में ही बताया था। ये मैग्नेट इसी डायरेक्शन में है, उसको W यूनिट ऑफ वर्क चाहिए 60 डिग्री से घूमने के लिए, थीटा 60 डिग्री से घूमने के लिए चाहिए। तो कितना टॉर्क में इसको नीड है मेंटेन करने के लिए ये पोजीशन? जैसे कैसे बताऊं, इनिशियली जो थीटा था वो 0 था, जब थीटा 0 था तो माइनस एम बी कॉस थीटा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ये है, फाइनली कॉस थीटा 60 हो गया, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई। अब हम वर्क लिखेंगे,
जब बताया नहीं किसका वर्क तो हम क्या लेते हैं, एक्सटर्नल का वर्क। तो ये सिंपल हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनली इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियली इतनी है, तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा +1, एक में से आधा जाता है तो आधा ही बचता है ना। तो ये मेरा वर्क होगा रिक्वायर्ड इसको इस पोजीशन में रखने के लिए। अब आप बोलेंगे ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि हमने वर्क तो निकाल लिया, ये बराबर है W के, हमको क्या निकालना है, टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है, M क्रॉस B। इसको अगर हम स्केलर फॉर्म में या क्या बोलते हैं स्केलर फॉर्म में लिखें, क्रॉस को हटाएंगे तो MB साइन आ जाएगा। अब साइन कितना से रोकना है, 60 से, तो हो गया भाई काम। अब यहाँ पर हो जाएगा MB साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्या मेरा MB/2 W के बराबर है, तो ये वाली वैल्यू मेरी W के बराबर है, तो W इंटू √3 मेरा आंसर आ जाएगा, ये वाला। अब आगे चलते हैं, ये क्या, इसी क्वेश्चन को चिपका दिया भाई, एंगल तक नहीं चेंज किया, देख रहे हो। और यहाँ पर क्या बतानी है, सिर्फ वर्क डन, यहाँ पर टॉर्क तो बताना ही नहीं है। तो हमने सेम क्वेश्चन अभी वर्क डन का किया था, 60 डिग्री पर MB/2 आया था। M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू है यहाँ पर 2 × 10⁻⁴। B की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻⁻⁴। नीचे 2 है, 2 से 2 गया, 10⁻⁴ से 10⁻⁻⁴ होगा, क्या बचा 6। तो सिंपली 6 जूल मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब वर्क डन मुझे चाहिए, वर्क डन टर्निंग द मैग्नेट, मैग्नेट को टर्न करने में, मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट M है और उसको मुझे 90 डिग्री से टर्न करना है फ्रॉम मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब होता है कि जो थीटा इनिशियली है वो 0 इज n टाइम्स करस्पॉन्डिंग वर्क टू टर्न एन एंगल 60 डिग्री। इसका मतलब समझ में आया, इसका ये मतलब हुआ कि जब मैं 90 डिग्री से टर्न कर रहा हूँ 0 से, उसका वर्क n टाइम्स है जब मैं उसको 0 से 60 तक करूँगा। तो हमको n की वैल्यू बता देनी है, तो सिंपल है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इनिशियली थीटा 0 था, फाइनली थीटा 90 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इनिशियली थीटा मेरा कितना था, 0 था, फिर मैंने 60 में घुमाया, तो यहाँ पर जो वर्क हुआ वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। और ये वर्क मेरा कितना टाइम्स है, उस ऊपर वाले वर्क का n टाइम्स ऑफ W, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो हम ये वाला चीज़ पहले निकाल लेते हैं। तो ये वाला चीज़ हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली पोटेंशियल 90 डिग्री पर होगी, क्या होगी भाई, -MB cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इनिशियली 0 था, इनिशियली तो -MB cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो सिंपली -MB मेरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मेरा जो वर्क डन है वो होगा +MB। ये मेरा वर्क जब मैं 0 से 90 तक घुमा रहा था। अब नया वाला वर्क जो है वो मेरा n टाइम्स है, किसका, n टाइम्स किसका, इस वाले वर्क का। तो हम एक काम करें क्या, कैसा काम, हम पहले ये वाला वर्क निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल। यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनली -MB cos 60 माइनस इनिशियली कितना था, अभी इनिशियल पे तो पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, -MB, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +MB, तो ये मेरा हो जाएगा सिंपली 1 में से हाफ जाएगा तो MB/2। तो क्वेश्चन में क्या बोला, ये मेरा W डैश आया, W मेरा सिंपली MB आया है, W डैश मेरा MB डैश आया है, MB/2 आया है। और क्वेश्चन में बोला है कि W डैश n टाइम्स है W का, तो क्या मैं दोनों की वैल्यू रख दूँ, W डैश की वैल्यू MB/2, n की वैल्यू निकालनी है, W की वैल्यू MB, तो क्या MB से MB कैंसिल हो गया, हाँ MB से तो MB कैंसिल हो गया भाई। अब एक बात बताओ, W डैश, एक मिनट, थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन हो गया यार। जो 60 डिग्री वाला वर्क है वो n टाइम्स है, 90 डिग्री वाला W है, तो इसका जो मैं वर्क लिखूंगा वो लिखूंगा W डैश किसकी वजह से, 90 की वजह से, इज इक्वल टू n टाइम्स होगा W 60 डिग्री घुमाने की वजह से। तो 90 डिग्री की वजह से W कितना आया था, हमको पता है MB आया था,
n इंटू 60 डिग्री घुमाने की वजह से एम बी बाई 2 आया था, एम बी से एम बी कैंसिल और यहाँ से n की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी मिस इंटरप्रिटेशन हुई थी, आप इसको ध्यान से करिएगा, हो जाती है गलती मुझसे भी, n की वैल्यू 2 आएगी, 1/2 नहीं आएगी। अब एक मैग्नेटिक नीडल है जिसकी ब्रेथ और थिकनेस दे दी है, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल मतलब बार मैग्नेट जैसा कुछ, वो ऑसिलेट कर रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में t टाइम पीरियड से। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ईच पार्ट का ब्रेकिंग इनटू मैग्नेट एन पार्ट, इसको एन पार्ट में ऐसे तोड़ दिया, ऐसे 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 एन इक्वल पार्ट्स में परपेंडिकुलर टू लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर तोड़ दिया। तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप इसको याद रख लेंगे कि नया टाइम पीरियड टी का एन से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा। बस इसी पर बेस्ड एक सवाल है। टाइम पीरियड 4 सेकंड है, जब उसको ब्रेक किया इन लेंथ टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट सस्पेंडेड इन अ सेम वे। इन लेंथ का मतलब क्या समझे आप, इन लेंथ का मतलब उसकी लेंथ को यहाँ पर थोड़ा लेंथ वाइज ऐसा नहीं समझेंगे, ठीक है। तो टी डैश की वैल्यू हो जाएगी टी बाई एन, उसको इक्वल पार्ट्स में तोड़ा दो, तो सिंपली टी डैश बाई टी बाई 2 हो जाएगा। टी डैश की वैल्यू टी कितना है 4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 सेकंड वाला मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। क्यों, दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट है, दोनों को फिक्स किया डी डिस्टेंस अपार्ट पर, डी डिस्टेंस अपार्ट पर इनके सेंटर हैं। एक स्टेशनरी चार्ज क्यू यहाँ पर रखा बिटवीन द गैप ऑफ टू मैग्नेट डी डिस्टेंस पर, जैसा कि हमको फिगर में दिख रहा है। तो फोर्स इस पर कितना लगेगा, ध्यान से बताओ। क्या मैग्नेट कभी स्टेशनरी चार्ज पर फोर्स लगाता है, नहीं। तो सिंपल है भाई, फोर्स 0 लगेगा, सोचना ही नहीं है उसके आगे कुछ। अब देखो, एक बार मैग्नेट है, वो ऑसिलेट कर रहा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में टाइम पीरियड टी से। व्हाट हैपन, उसके टाइम पीरियड में क्या होगा अगर इसको क्वाड्रपल्ड करेंगे, मतलब 4 टाइम्स होता है। 1/4 कोई नहीं समझेगा, ये 4 टाइम्स होता है, ठीक है। जब इसको क्वाड्रपल कर देंगे तो होगा क्या, होगा ये, तो इसका मास जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। अब क्या हमको ये टाइम पीरियड का फार्मूला पता है मैग्नेट वाला, जो कि सेम हमने पढ़ा था, सिर्फ यहाँ पर एम बी की जगह पी ई था, पी डाइपोल था, ई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पर एम मैग्नेटिक डाइपोल है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, तो जब मास 4 गुना होगा तो ये आई करंट नहीं है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आई भी मेरा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर मैं टाइम पीरियड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखता हूँ तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी होगा और एम मेरा 4 टाइम्स हो गया। तो टी मेरा जो है वो 4 बाहर आएगा तो दुगना हो जाएगा, मतलब टी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मोशन ऑफ एस एच एम विल बी पीरियड विथ 2t। कैसे, देखो मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लिंक करके टाइम पीरियड से पूछा है, अच्छा सवाल है, कठिन नहीं है, नीट में आ चुका है। अब मुझे रेशियो बतानी है मैग्नेटिक मोमेंट की, दो मार मैग्नेट की, दोनों के अनइक्वल साइज है। अनइक्वल साइज का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का अलग अलग है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में हमारे दो केस अराइज होते हैं कि दोनों मैग्नेट को सेम पोलैरिटी के साथ रखो या डिफरेंट। जैसे ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये है इसका साउथ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये रखा सेम पोलैरिटी के साथ। ये है मेरा मैग्नेट, ये है इसका साउथ, ये है इसका नॉर्थ, ये है इसका नॉर्थ, ये है इसका साउथ, अपोजिट पोलैरिटी से रखे। तो मुझे मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बताना है। तो क्या हमको एक चीज़ पता है, कौन सी चीज़, जब ये दोनों का अलग अलग साइज है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग होगा। तो जो टाइम पीरियड है t1 वो मेरा वो मेरा होगा 2 पाई, हाँ 2 पाई होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा दोनों का जुड़ जाएगा, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई एम बी, डिवाइडेड बाई एम बी। अब m की जगह पर अगर सेम पोलैरिटी के साथ है तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, और इसमें अगर अपोजिट पोलैरिटी के साथ है तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट के अंदर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो ये नीचे आ जाएगा -m1 m2। क्यों, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी के साथ रखा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, अच्छा यार सेम पोलैरिटी के साथ रख दिया, नहीं अपोजिट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस आ गया। अब अगर हम रेशियो लेते हैं, अगर हमको रेशियो लेना है तो हम t1/t2 करेंगे, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, क्या बचेगा, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, तो t1 डिवाइडेड बाई t2 लिख देंगे हम m1 माइनस m2 रूट के अंदर, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2।
अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये T1 स्क्वायर हो जाएगा, ये T2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये M1 माइनस M2 हो जाएगा, ये M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम M1 और M2 का रेशियो इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा तिक्रम करना पड़ेगा, तो आप यहाँ तक याद रख लीजिए, मोर देन इनफ है। अब आगे क्या, 2 बार मैग्नेट है, ठीक है, 2 बार मैग्नेट है, हैविंग सेम ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट इतना इतना। सेम ज्योमेट्री का मतलब समझ रहे हो, आई सेम होगा दोनों का। मैग्नेटिक मोमेंट एक का m है, एक का 2m है। फर्स्टली दे आर प्लेस्ड, पहले इनको प्लेस किया सच वे दैट सिमिलर पोल सेम साइड हो, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तब टाइम पीरियड T1 था, तो जब टाइम पीरियड T1 था तो क्या मेरा सेम पोलैरिटी वाला ऐसा प्रोपोर्शनल में आया था? हाँ। और अपोजिट पोलैरिटी वाला कैसा आया था भाई? अपोजिट पोलैरिटी वाला M1 माइनस M2 आया था। अब मुझे एक बात बताओ, एक का m है, एक का 2m है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के 3m, और यहाँ पर 2m से एक m जाएगा तो T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ m। यहाँ पर वैल्यू बड़ी तो ये T छोटा, तो ये T1 छोटा, यहाँ पर वैल्यू छोटी तो T2 बड़ा, तो T1 छोटा होगा, T2 बड़ा होगा। आप सिर्फ इन्वर्स रिलेशन से समझ जाएंगे। अब आगे चलते हैं। एक वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर प्लेस किया मैग्नेटिक मेरिडियन पर, मतलब थीटा 0 है, स्मॉल बार मैग्नेट है। अब वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बस इतना समझ लीजिए। वो एक्सिक्यूट कर रहा है ऑसिलेशन टाइम पीरियड 2 सेकंड का इन अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर 24 माइक्रोटेस्ला की फील्ड है। हॉरिजॉन्टल फील्ड 18 माइक्रोटेस्ला का प्रोड्यूस अपोजिट टू द अर्थ फील्ड हो रही है। जब करंट कैरिंग वायर वहाँ जा रहा है, प्लेस कर रहे हैं, तो नया टाइम पीरियड कितना होगा? मुझे इतना बताओ, जब थीटा 0 था तो टाइम पीरियड मेरा 2 सेकंड था। मैग्नेटिक फील्ड एक साइड 24 थी, उसके अपोजिट में 18 थी, तो क्या मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड बोल सकता हूँ 24 माइनस 18 कितना होता है? 6 हो जाएगी। हाँ, 6 हो जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरा जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई रूट के अंदर I डिवाइडेड बाई एम बी होता है। तो यहाँ से टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी हो जाएगा। हाँ, तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू रूट के अंदर B2 बाई B1 लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते? तो जो B2 होगा वो ये वाला होगा, जो B1 होगा वो ये वाला होगा। तो हम B1 और B2 की वैल्यू रख देंगे। अब T1 की वैल्यू कितनी है? 2 सेकंड। T2 की वैल्यू हमको निकालनी है। BT की वैल्यू कितनी है? 6। BT की वैल्यू 6 है। हे शांति, B1 की वैल्यू 6 है, B2 की वैल्यू 6 है। ये लोग बहुत चला है। B1 की वैल्यू 24 है, इनिशियल कंडीशन थी, फाइनल कंडीशन पर दूसरा हुआ। तो हम क्या करेंगे, 6 कम 6 6 चौक 24, तो ये रूट के अंदर 1/4 का 1/2 हो जाएगा, ये 2/T2 हो जाएगा। यहाँ से T2 हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 4 सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। कहाँ थे भाई हम लोग थे इस क्वेश्चन पर। रूम में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, जिसकी वजह से क्लास को पॉज कर दिया था। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे टाइम पीरियड बताना है मैग्नेट का, जब उसको ब्रोक किया अलोंग द लेंथ। अब ये देखो, अलोंग द लेंथ और कहाँ गया, इन लेंथ में फ़र्क है। इन लेंथ का मतलब ऐसे काटा और अलोंग द लेंथ का मतलब है ऐसे काटा। तो जब ऐसे काटते हैं तो टाइम पीरियड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमारा आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। अब आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक रिलेशन याद रखना होगा। कौन सा वाला? T1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेम पोलैरिटी M1 प्लस M2 दो मैग्नेट, T2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपोजिट पोलैरिटी M1 माइनस M2। तो अगर हम यहाँ पर T1 बाई T2 लिखें तो क्या हमने यहाँ तक करके एक क्वेश्चन छोड़ा था कि T1 है, तो इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ आ जाएगा M1 प्लस M2। T2 नीचे है तो इसका ये इस साइड आएगा M1 माइनस M2। बस वैल्यूज अब रखनी है। लेकिन क्वेश्चन में हमको 10 ऑसिलेशन पर सेकंड दिया है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मेरा हो जाएगा 1/10 और 1/2, ये फ्रीक्वेंसी दी है।
तो यहाँ से हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं 0.5, यहाँ से 0.1। अब T1 कितना है 10 वाला, मतलब 0.1। T2 कितना है 0.5, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1/5। 1/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर छोड़ दिया था। यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 25M1 माइनस 25M2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2। ठीक है, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, M1 को यहीं रहने देंगे, M2 को इस साइड लेके जाएंगे। किस साइड? इस साइड। M1 को इस साइड लेके जाएंगे तो 25 M1 से 1 M1 जाएगा, 24 M1 बचेगा। और M2 को इस साइड लेके जाएंगे तो M2 में माइनस 25 साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 M2। तो यहाँ से M1 इसको इस साइड लेके आएंगे, M2 की वैल्यू हो जाएगी 26/24। 2 से काटेंगे 13/12 मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा वो वाला पार्ट खत्म होता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का चालू होने जा रहा है भाई। क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है? भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दुनिया में कितने तरह के लोग होते हैं। ज़्यादातर इसका मीनिंग है कितने तरह के लड़के होते हैं। लड़के होते हैं 3 तरह के, एक होता है रामलाल, एक होता है बाबू जलेला, एक होता है कलुआ। 3 तरह के लोग होते हैं। मैंने 3 तरह के लोगों को डिवाइड कर दिया है। बीजे से बाबू जलेला है, कोई भी बीजे से कुछ और नहीं समझेगा, समझ रहे हो ना। अब ये है पिंकी। अब जो पिंकी के प्रति तीनों का बिहेवियर है ना वो अलग अलग है। जैसे कि मैं हूँ रामलाल, तो जब मुझे पिंकी बोलेगी हाय रामलाल, तो मैं बोलूँगा भाग यहाँ से, मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, तेरे चक्कर में अपना टाइम नहीं बर्बाद करना है। तो जब ये पिंकी रामलाल को हाय बोलती है तो ये बोलता है भाग जा वरना लठ लेके कूट दूंगा, क्योंकि मुझे फोकस करना है अपने नीट एग्ज़ाम पर। तो ये तो भाई हटेला इंसान है। अब पिंकी इसको मुँह नहीं लगाएगी। ये है बाबू जलेला। बाबू जलेला के प्रति फीलिंग्स तो है, वो प्रिपरेशन तो कर रहा है नीट की, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है। काश कोई लड़की होती लाइफ में तो लाइफ बड़ी अच्छी होती। तो बाबू जलेला जो है वो थोड़ा सा शर्मीला है और पढ़ता भी है, डिस्ट्रैक्टेड भी है। ये सरवा जो कलुआ है ना, महा छिनरा है। क्या है? महा छिनरा। इसको बस मौका मिले तो ये तुरंत तैयार है। अब जब पिंकी बाबू जलेला को हाय बोलेगी, हाय बाबू जलेला, तो बाबू जलेला उस टाइप का है, थोड़े दिन बात करेगा, हाँ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तब आगे रिलेशन जाएगा। लेकिन कलुआ जो है साला इतना गंदा लड़का है, यहाँ इसको पिंकी ने हाय क्या बोला, कलुआ साला शादी के बारे में सोचने लगा। कितना बकलोल लड़का है, सोचो। समझ रहे हो? ये बाबू जलेला तो सोच रहा है बातचीत करेंगे, देखेंगे जो होगा। कलुआ सीधा हाय बोलते ही शादी के बारे में सोचने लगा। इतना ज़्यादा सिंगल रह चुका है कलुआ, क्या करे, इसमें कलुआ की भी गलती नहीं है, मेरी सिंपत्ति है कलुआ के साथ। मैं तो भाई ये हूँ, समझ रहे होगे। अब ये बकवास सी स्टोरी सुनाने का क्या मतलब है? बकवास सी स्टोरी सुनाने का ये मतलब है कि ये जो 3 लोग हैं ना, ऐसे 3 बिहेवियर होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। किसकी? ये है मेरा डायामैग्नेटिक, ये है मेरा पैरामैग्नेटिक, ये है मेरा फेरोमैग्नेटिक। ऐसा बिहेवियर इनका इसलिए बोला गया कि डायामैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है, और पैरामैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। मतलब इसको प्यार चाहिए, लेकिन इतना भी भूखा नहीं है जितना कलुआ है। मतलब फेरोमैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी है वो हमारी पॉजिटिव तो होगी ही, बट लार्ज होगी। अब इससे एक फॉर्मूला होता है जो हमको रिलेटिव परमिएबिलिटी बताता है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वैल्यू डायामैग्नेटिक वाली नेगेटिव है तो 1 में से कुछ माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मेरी 1 से तो छोटी ही आएगी। हाँ, 1 से छोटी आएगी। इसके लिए तो इसमें जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है 1 प्लस, मान लो छोटा नंबर 2 को ऐड किए तो 1 से बड़ी आएगी, बट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू 20, 30, 40 है, तो यहाँ पर रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत बड़ी आएगी 1 से। अब दूसरी चीज़,
क्या, और टेम्परेचर के थ्रू एक रिलेशन होता है डायामैग्नेटिक का। ये ससेप्टिबिलिटी है, ये टेम्परेचर है। इसके ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पर टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन और एक बात, डायामैग्नेटिक में क्या होता है, ये तो पैरामैग्नेटिक के लिए लिख दिया भाई, ये डायामैग्नेटिक की बात है कि टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें होता है डोमेन फॉर्मेशन। अब आप बोलेंगे डोमेन फॉर्मेशन क्या है, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, याद कर लीजिए डोमेन फॉर्मेशन। और एक चीज़ कि ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि चाहे वो बाबू जलेला हो, चाहे वो कलुआ हो, उसके अंदर रामलाल की प्रॉपर्टी इनबिल्ड है। मतलब इनके अंदर भी मोटिवेशन है नीट निकालने का अंदर, लेकिन ये कर कुछ और रहे हैं। तो जो ये जो प्रॉपर्टी है ना डायामैग्नेटिक की, वो यूनिवर्सल है। इस बात को याद रखेंगे भाई। पीवाईक्यू है, सारे पॉइंट जितने बता रहा हूँ सब पे पीवाईक्यू है। डोमेन फॉर्मेशन को आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक झुंड बना के चलते हैं। क्या बना के चलते हैं? झुंड, ग्रुप बना के। इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है ना वो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। अब इसमें क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? अब देख लेते हैं तीनों में ग्राफ। जो पैरामैग्नेटिक है वो मेरा, उसका जो ग्राफ है टेम्परेचर का ससेप्टिबिलिटी से, वो मेरा ऐसा कुछ बनता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कम होगी। और एक बात कि जिस टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जहाँ पर हम, अब एक बात मैंने गलती से गलत बता दी, डोमेन फॉर्मेशन इसमें नहीं होता भाई, इसमें होता है, सॉरी। डोमेन का फॉर्मेशन इसमें होता है, मतलब झुंड जो है इसमें बनते हैं। और इसका टाइम और ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसे 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 बनता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मेरा फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाएगा पैरा में। फेरो और पैरा में बहुत खास कोई फ़र्क नहीं है। ये भी छिन रहा है, ये भी छिन रहा है, ये छोटा छिन रहा है, ये बड़ा छिन रहा है। सर ने इसको इंग्लिश में बोला था सेम एटीट्यूड बट बढ़ा हुआ मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। किसका? छिनरई का, मतलब अट्रैक्शन का, कि मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होंगे। अब आपके पास कभी ज़िंदगी में मैग्नेट ही नहीं आया तो छी ससुर हो। अब एक बात और कि जो डोमेन फॉर्मेशन होता है, डोमेन फॉर्मेशन बोल रहा हूँ, डायामैग्नेटिक में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट तक मूवमेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड की जब एक्सटर्नल होती है। और एक चीज़, ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है ना, वो होती है आई बाई एच। आई क्या है, एच क्या है? तो आई सिंपली मेरा वेक्टर। आई का एक अलग ही डेफिनेशन बताता हूँ भाई। आई क्या है पता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब जो पिंकी है वो कितना सज सवर के आए कि वो रामलाल, बाबू जलेला और कलुआ को अट्रैक्ट कर सके। तो ये इंटेंसिटी है मैग्नेटाइजेशन की। मतलब कि इंटेंसिटी मतलब उसके अंदर कितनी चमक और कितना वो सच के आए, लिपस्टिक लगा के आए, मेकअप करके आए कि उसको देख के पागल हो जाए लोग। तो ये उसकी इंटेंसिटी है। अब एच क्या है? एच है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नहीं कह सकते, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कलुआ रामलाल को लुभाने की क्षमता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, असली औकात बिना मेकअप के, ये होती है। अब एच क्या है जानते हैं? सोर्स। सोर्स मतलब पिंकी। पिंकी यहाँ पर सोर्स है। तो ये इसकी असली औकात है। ये अपने किस आई से, मतलब किस इंटेंसिटी से इनको अट्रैक्ट करेगी, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्या था यार, मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन, सॉरी मैग्नेटाइजेशन। तो ये इस एच का किस आई से इसको अट्रैक्ट करेगी। तो हमको पता है ये साला पगला है एकदम, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता पिंकी हाय बोल रही है कि बाय बोल रही है। ये थोड़ा सा कम पगला है लेकिन है पगला, और ये तो साला बड़का पागल है। तो हम ऐसा कह सकते हैं एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है बोल सकते हैं। या फिर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो क्या होगा? होगा ये कि यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, ये ज़्यादा सही है। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक कांस्टेंट जिसको हम ससेप्टिबिलिटी बोलेंगे, इज इक्वल टू एच। तो यहाँ से ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी आई बाई एच। ठीक है, ठीक है। अब बस इतनी चीज़ें आपको सीखनी थी कलुआ रामलाल की स्टोरी से।
कौन डोमेन फॉर्मेशन करता है, किसका ग्राफ कैसा होता है, अबाउट क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, PYQ का भंडार है भाई। अब इतनी चीज़ें आपने सीख ली है तो आई होप अब सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके बन जाएंगे। अब चलते हैं फॉर्मेशन, डोमेन फॉर्मेशन किस में नेसेसरी है। मैंने एक बार मिस्टेक करके डाया बताया था, लेकिन इसका आंसर फेरो होगा और आप यहाँ पर गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, सही तो है, क्योंकि भाई डोमेन फॉर्मेशन जो है वेट, अगर आप टिक कर देंगे ऑल ऑफ अबाउ, क्यों, क्योंकि तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है, सब में होती है, लेकिन नेसेसरी फीचर वो फेरो का ही है। अब हिस्टेरेसिस का नहीं बताया यार, बता देते हैं। वो जो एच था ना, एच और बी का एक कर्व बनता है, उसको हम हिस्टेरेसिस कर्व या BH कर्व बोलते हैं। ये कर्व कुछ नहीं है, ये सिंपली रामलाल की या कलुआ की जिंदगी है। पहले रामलाल की जिंदगी में पिंकी आई। कौन आया, पिंकी आई। पिंकी रामलाल से मिली, रामलाल पिंकी से मिला, बोला रामलाल तुम मेरे जान हो, पिंकी बोली तुम मेरे जान हो। फिर बोलता है रामलाल तुम मेरे लिए कपड़ा ले लो, फिर बोलती है ठीक है ले लूँगा। फिर बोलता है रामलाल तुम मेरे लिए, ये पिंकी का डिमांड है, ये कलुआ का या रामलाल का प्यार है। फिर पिंकी बोलती है मुझे पिज़्ज़ा खाना है, फिर पिंकी बोलती है मुझे शॉपिंग करनी है, फिर पिंकी बोलती है ये करो वो करो, गाड़ी लेनी है। भाई रामलाल अमीर आदमी, लेता गया, सब लेता गया। फिर एक दिन पिंकी बोलती है मुझे अपना घर दे दो, तो रामलाल कहता है घर तो पापा के नाम पर है, घर कैसे दूँ। तो पिंकी कहती है जाओ मैं तुमको छोड़ देती हूँ, मुझे घर चाहिए। तो पिंकी को बताता है, समझाता है रामलाल कि घर यार पापा के नाम है, उसको कैसे मैं दे दूँ, कैसे दे दूँ। पिंकी कहती है जाओ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, जाओ मुझसे दूर हो जाओ। पिंकी तो भाई रामलाल को छोड़ के चली गई। अब कलुआ कुछ दिन शोक में था, बहुत शोक किया। फिर उसकी ज़िंदगी में शोक कर रहा था, लेकिन वो अपना दर्द एकदम जीरो नहीं कर पाया। अभी भी उसके मन में पिंकी की याद थी। तब उसके ज़िंदगी में आई बबीता कौन है, दूसरी लड़की। वो कहती है कि देखो सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, मैं पिंकी जैसी नहीं हूँ, तुम मुझसे प्यार करो। तो रामलाल फिर उसको बात करता है, लेकिन अभी भी देखो पिंकी का ध्यान इसके मन में है, मतलब पिंकी की बातें इसके अंदर हैं। तो फिर बबीता उसको इतना प्यार करती है, ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं करती, डिमांड भी करती है, प्यार भी करती है, लेकिन फिर भी अभी भी देखो पिंकी की याद है। एक टाइम ऐसा ला दी बबीता कि रामलाल पिंकी को भूल गया। ये यहाँ पर अब रामलाल के पास पिंकी की कोई याद नहीं है, वो बबीता की यादों में खोया हुआ है। फिर बबीता सब जैसे पिंकी डिमांड करती थी, डिमांड की, ये दिलाओ वे दो, लास्ट में भाई बबीता भी घर मांगने लगी। फिर रामलाल के पास वही समस्या कि भाई घर तो पापा के नाम पे है, उसको तो मैं कैसे दूंगा तुम्हारे नाम। तो फिर बोलती है जाओ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, दूर हो जाओ, इसी दिन के लिए मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम मुझे अपना घर नहीं दे सकते। तब फिर भाई बबीता छोड़ के चली गई। तब उसकी ज़िंदगी में दूसरी लड़की आई, फिर वो भी इसी तरह गेम की अपना प्यार भुलाई, उसको अपना प्यार भुलाई। फिर ये एक लूप बन जाता है। तो ये जो एरिया ऑफ लूप है ना, ये वाला एरिया, ये बताता है कि रामलाल का कितना कटा है, कितना कटा मतलब कितना रामलाल ने धोखा खाया है। तो ये एरिया जितना बड़ा होगा उतना रामलाल धोखा खाया है, उतनी लड़कियों से धोखा खाया है, या उतना उसने पैसा वेस्ट किया है। तो इससे क्या सीखना है हमको, इससे हमको ये सीखना है कि जो पिंकी का प्यार था ना, वो उसकी रिटेंटिविटी थी। अभी भी देखो यहाँ पे पिंकी का प्यार रिटेन है, इसके माइंड में, दिमाग में चल रहा है। और जो बबीता का प्यार था, जितना प्यार बबीता उसको भुलाने के लिए दिखाना पड़ा, बबीता को जितना प्यार दिखाना पड़ा पिंकी की यादों को मिटाने के लिए, वो उसकी कोरेसिविटी थी। ये दोनों ना एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जिसकी जितनी ज़्यादा रिटेंटिविटी और कोरेटिविटी, वो उतना हार्ड आयरन या हार्ड मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट। जिसकी रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी कम, जितना कम वो उतना बेकार या सॉफ्ट आयरन होता है। मतलब इसको कैसे बताऊं, कभी आपने चुंबक लिया है, चुंबक को अगर हम लोहे के साथ टच करें, फिर उस लोहे से लोहे को टच करें, तो देखो लोहा से लोहा चिपक जाता है। तो टेम्परेरी टाइम के लिए चुंबक लोहे के अंदर क्या इंड्यूस कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड। जब उसको हटा लेंगे तो लोहे से चुंबक खत्म हो जाएगा, जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तब लोहा से लोहा नहीं चिपकेगा। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि एक बार चुंबक को उस लोहे में टच किया, उस लोहे के अंदर परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। फिर उस लोहे से चुंबक को हटा देंगे, तब भी लोहे से लोहा चिपकेगा। इसका एग्जाम्पल स्क्रू ड्राइवर, इसका एग्जाम्पल है। अब
जो परमानेंट वाला बन जाता है मैग्नेट वो होता है जिसकी हाई आर और सी होती है, जिसकी लो होती है वो ये होता है। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम ये स्टडी किसके लिए, कौन से वाले मटेरियल के लिए करते हैं बताओ? ये जो BH कर्व है ना, हम जनरली स्टडी करते हैं फेरो के लिए, मतलब बड़का छिनरा। बड़का छिनरा है तो भाई समझ रहे होगे, इसके लिए हम स्टडी करते हैं। अब आगे चलेंगे। अब सारे क्वेश्चन आपसे सिंपल सिंपल हैं, बन जाएंगे। एक और बात बतानी थी, वो जो एरिया था ना, जिसका एरिया ज़्यादा उसका आर और सी ज़्यादा, जिसका एरिया कम उसका आर सी कम। वेरिएशन ससेप्टिबिलिटी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का दिया है। फेरोमैग्नेटिक का ये तो भाई डाया का है, ये भाई पैरा का है। एक मिनट, ये तो पॉजिटिव है ना, ये डाया का भी नहीं है, ये फेरो का है, ये फेरो के लिए सही है। अब यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑल सब्सटेंस की, डायामैग्नेटिज्म। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अच्छा। क्या? वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अट्रैक्ट करने की पिंकी की जो क्या बोलते हैं उसको, अदा दिखाने की जो कला है, वो मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, उसकी असली औकात के रिस्पेक्ट में इन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बतानी है। अब एक बात बताओ, मुझे आई दे दिया है, मुझे एच दे दिया है, और मुझे बताना है इसका ग्राफ। तो क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आई बाई एच होती है? हमने ऊपर पढ़ा था। हाँ, आई बाई एच होती है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट आया था। अब ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो डायामैग्नेटिक के लिए ये वैल्यू तो निगेटिव होगी। तो ये एच और आई का ग्राफ है, तो एक तरह से इसको हम स्लोप बोल सकते हैं। इतना तो पढ़ते हुए आ रहे हो यार बेसिक मैथमेटिक, कि आप ये ना समझ पाओ कि अगर ये एक्स और वाई एक्सेस का रेशियो है, वाई और एक्स का, तो इसको हम स्लोप बोल देंगे, और ये निगेटिव होगा, ये पक्का पता है। अब ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब निगेटिव तो है लेकिन स्मॉल होती है जो वैल्यू होती है निगेटिव वाली, तो ये नहीं होगा, ये होगा। डायामैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होता है और स्मॉल होता है, तो ओ सी वाला मेरा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये यार अजीब सा क्वेश्चन बीच में आ गया है। ये देखो, 250 टर्न है रेक्टेंगुलर कॉइल के, जिसका लेंथ इतना है, विड्थ इतना है, वो करंट इतना माइक्रो एम्पियर कैरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे दी, तो वर्क डन बताना है भाई। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, सोचो जरा, सोचते हैं। कितना रोटेट किया है, 180 डिग्री। तो इसको हम होमवर्क दिए थे सर करने के लिए, तो हम वर्क डन लिख देते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितने पर है, 180 पर, तो कॉस 180 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितने पर होगी, 0 पर होगी, तो कॉस 0। अब माइनस कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, कॉस 0 तो 1 ही होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एम बी हो जाएगा, तो प्लस एम बी ये आ गया +2 MB। अब एम का एक फार्मूला होता है, एम क्या होता है, आई इंटू ए। अगर नंबर ऑफ टर्न हो तो एन, तो देखो NIA वाला फार्मूला आ गया। अब हम एक काम करेंगे, सिंपली सारी वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर ऑफ टर्न 250, आई मेरा 85 क्या है, माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई एरिया, तो 2.1 मल्टीप्लाई बाई 1.25 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², इससे करेंगे तो ये 10⁻4 ही हो जाएगा फाइनली। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से जो कि 0.85 टेस्ला दी गई है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻6 जूल आएगा, जिसको हम 9.1 माइक्रो जूल भी कह सकते हैं। तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव किसकी होती है, बच्चे बच्चे को पता है, डायामैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड अबाव क्यूरी टेम्परेचर, तो फेरो का बड़का छिनरा छोटका छिनरा बन जाता है जब उसको मारेंगे या फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अभी भी ये छिनराई नहीं छोड़ेगा लेकिन कम छिनराई करेगा जब इसको मारेंगे तो फेरो से पैरा कन्वर्ट अबाव क्यूरी टेम्परेचर, तो बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पहला वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। इनकरेक्ट बताना है मुझे। इनकरेक्ट कैसे बताएंगे भाई, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट ईच एटम और मॉलिक्यूल का 0 होता है, गलत बात है, थ्योरी की बात है। पैरामैग्नेटिक में नेट मैग्नेटिक मोमेंट ईच एटम, अच्छा नहीं ये सही है भाई। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट ईच एटम और मॉलिक्यूल का नॉन जीरो होता है, मतलब m ऑफ
एटम नॉट जीरो और एम ऑफ मॉलिक्यूल भी नॉट जीरो, ऐसा पैरामैग्नेटिक में होता है। डाया में क्या होता है, एम ऑफ एटम जो होता है वो मेरा नॉट जीरो होता है, लेकिन एम ऑफ मॉलिक्यूल मेरा जीरो होता है। ये नहीं होगा डाया में, ये वाला, और ये तब होगा जब बी एक्सटर्नल जीरो नहीं है। जब बी एक्सटर्नल जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होगी तो एम जो एटम का है वो जीरो होगा, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, डायमैग्नेटिक में। अब तो ये वाला हमारा सही है। आगे चलेंगे। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, जिसका एरिया कर्व लार्ज होता है, नहीं कम होना चाहिए, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हाई है, रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी आर जो है वो स्मॉल है। तो ये मेरा सही हो जाएगा। और ये ऊपर वाले में मुझे ऐसा लगता है कि ये भी सही है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स ईच डोमेन का जीरो होता है। तो ये मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों करेक्ट हो सकते हैं, ऐसा कभी कभी होता है। तो सॉफ्ट आयरन का आ गया पहला वाला। अब इसमें चलते हैं। सॉफ्ट आयरन का क्या होता है, सॉफ्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका लो आर होता है और लो सी भी होता है, तो लो रिटेंटिविटी लो कोरेसिव फोर्स। तो थर्ड वाला मेरा आंसर हो जाएगा। अमॉन्ग द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डायमैग्नेटिक का हमने देखा था, ऐसा था। अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्यूरी टेम्परेचर स्पेशली बना था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, और वहीं पर मेरा जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसने प्रोपोर्शनल लिखा तो मैंने ये टिक किया, अगर यहाँ पर इनवर्स लिख दिया होता तो ये आंसर होता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग पार्ट से वीक पार्ट की तरफ मूव करती है। याद कर लीजिए, थ्योरी का पार्ट है। निकेल जो है, निकेल मेरा वो किसका एग्जाम्पल है, निकेल फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी शो कर रहा है रूम टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिए क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर तो फेरोमैग्नेटिक पैरा बन जाता है, तो ये पैरा बन जाएगा, सिंपल है भाई, अबाव क्यूरी टेम्परेचर। तो यहाँ पे मेरा पैरामैग्नेटिक सही होगा। अगर किसी को डाउट हो ये वाली बात में, कौन सी वाली, कि ये मैंने ये दो करेक्ट मारा, तो करेक्ट नहीं है, ये दो करेक्ट इनकरेक्ट है, तो ये दोनों ऑप्शन मेरे सही हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट ये बातें जो बताई है वो गलत है। ईच डोमेन जो है मैग्नेटिक फील्ड ईच डोमेन का जीरो नहीं होता है, और इसमें जो बात बताई है नेट मैग्नेटिक मोमेंट ईच एटम और मॉलिक्यूल का नॉन जीरो होता है, ये बात भी गलत है, ठीक है। तो ये दोनों सही है बट ये दोनों बातें गलत हैं। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अबाव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक बिहेव एज पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक बिकम पैरामैग्नेटिक। थर्ड, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नियर नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो डायमैग्नेटिक के पास इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, वो चाहे नॉर्थ के पास लेके जाओ चाहे साउथ के पास लेके जाओ, दोनों जगह दोनों पोल पर रिपेल करेंगे। अब मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो डायमैग्नेटिक एटम होता है उसका कितना होगा, बताओ जरा, फॉर्मूला लगाओ। तो कोई फॉर्मूला की नीड नहीं, थ्योरी का पार्ट है। मैग्नेटिक मोमेंट मेरा डायमैग्नेटिक का जो एक एटम के लिए होता है वो मेरा जीरो होता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन और अपने लास्ट सवाल पर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव किसके लिए होती है यार, अब ये तो याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म, तब तक के लिए ओके बाय, मिलेंगे अगले चैप्टर में।